इतिहास का रिवीजन कर रहे थे, जहां आज हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानना है, जहां पे अगला टॉपिक हमारा अशोक। जानेंगे अशोक के बारे में, क्या इससे प्रश्न बनता है आपके लिए, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी है और इसके द्वारा किया गया बहुत सारे ऐसे परिवर्तन है जो हमें आज जानना है और उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन कौन सा बनता है हम आपको बताते चलेंगे, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कैसे प्रश्न आता है वो सब हम आपको बताते चलेंगे। देखिए अशोक के बारे में, सबसे पहले अशोक ना बिंदुसार का उत्तराधिकारी है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी है, अर्थात बिंदुसार इसके पिताजी हुए और ये उनका पुत्र हुआ, ठीक है। और इसके दादा हो गए चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक, अशोक महान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अशोक महान हुआ जो 269 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा, यानी 269 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा, यानी कि ये राजा बना। परीक्षा में पूछेगा कि अशोक गद्दी पर कब बैठा, 269 ईस्वी पूर्व राजगद्दी पर बैठा, यानी राजा बना, ठीक है। ठीक है, इतना तक समझ गए। वह ना मगध की राजगद्दी पर बैठा, यानी मगध के राजा बना। अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी, क्या नाम था, और ये बात बताता है दिव्य दान, एक पुस्तक है, उसके अनुसार, किसके अनुसार, राजगद्दी पर बैठने के समय ना अशोक ना अवंती का राजपाल था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको चेन लगाइए। जब राजगद्दी पर बैठा था तब अशोक कहाँ का राजपाल था, अवंती का, यानी एक अवंती जगह है जहाँ का ना शासन व्यवस्था अशोक चलाता था। समझ में आया। परीक्षा में पूछा है कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का शासक था, अवंती का, यानी अवंती का राजपाट यही देखता था अशोक, ठीक है, क्लियर। कथा मास की गुर्जरा नेतुर और उडेगोलम में के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो प्रश्न आपको पूछेगा कि अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है, तो ये सारे अभिलेख है, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो परीक्षा पूछता है अशोक का नाम किस अभिलेख से पाया गया है, तो सबसे पहले याद रखिए मास्की, ठीक है। परीक्षा में आपको मास्की देगा, अगर मास्की गुर्जरा दोनों दिया है तो दोनों हो गया आंसर, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न बन चुका है, आपसे भी बनेगा कि अशोक का नाम अशोक कहाँ लिखा मिला है, तो मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम, ठीक है। अशोक का इतिहास अशोक का इतिहास हमें प्रमुख उसके ना अभिलेखों से ज्ञात होता है, मतलब अशोक ना अभिलेख चला था, ठीक है। अभिलेख लिखा हुआ उससे ही हमें पता चलता है अशोक के बारे में, ठीक है। इसके अभिलेखों के निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। पहला आपका शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, यानी 3 प्रकार के वो चलाया था। एक शिलालेख चलाया था, एक स्तंभलेख चलाया था, एक गुहालेख चलाया था, ठीक है, समझ में आया। कहता है डी.आर. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक के इतिहास लिखने का प्रयास किया है, यानी एक इतिहासकार का नाम है डी.आर. भंडारकर। तो जितने भी अशोक के शिलालेख है, स्तंभलेख है, गुहालेख है ना, उसमें से अभिलेखों के आधार पर, मतलब जो अशोक के द्वारा लिखा गया उस अभिलेखों को पढ़ करके उसके बारे में लिखने की कोशिश किया गया है डी.आर. भंडारकर द्वारा, ठीक है। कहता कर्नाटक के गुलबर्गा, कर्नाटक में एक जगह है गुलबर्गा, गुलबर्गा जिला के कन्नगहल्ली से प्राप्त उभयदार मूर्ति शिल्प, जिसको ना रीफी स्कल्पचर के नाम से भी जाना जाता है, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्य अशोक यानी राजा अशोक, यानी रूप चित्र क्या मतलब उसका एक चित्र बना हुआ है, रूप मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ, उसका एक फोटो बना हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ से मिला है, कर्नाटक के गुलबर्गा जिला से, कर्नाटक के तो उस चित्र में बताया गया है ये कि राजा अशोक यानी रान्य अशोक वो कहा गया है, उस चित्र में बना करके बताया गया है, ठीक है। खाली याद रखिए कहाँ से मिला, कर्नाटक के गुलबर्गा, जिला का नाम है गुलबर्गा, ठीक है। भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। तो प्रश्न पूछता है कि किस अभिलेख में बताया स्वयं को इसने राजा घोषित किया है, तो भाबरू अभिलेख में। परीक्षा पूछा गया है, आपसे भी पूछेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये महत्वपूर्ण है। पूछेगा भाबरू अभिलेख का संबंध किससे है, अशोक से। उसमें अशोक क्या कहता है कि मैं मगध का राजा हूँ, ये बात उसमें बताया गया, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। कहता अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष यानी राजगद्दी पर कब बैठा, 269 ईस्वी पूर्व, उसके 8 वर्ष में 261 आ जाएगा, कितना, 261 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व। अब ये क्या करेगा, ये ना कलिंग पर चढ़ाई करेगा, क्या करेगा, कलिंग पर चढ़ाई करेगा, ठीक है, कलिंग पर चढ़ाई करेगा, बात समझ रहे हैं। तो अब कहता है अशोक ने अपने 8वें वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की जो राजधानी है तोसली, उसको ना जीत लिया। कलिंग की राजधानी है तोसली, वहां के राजा थे खारवेल, वहां के राजा खारवेल थे। तब जब वो तोसली को जीत लिया ना, ये बात ना अभिलेख के 13वें शिलालेख में बताया गया है। ये बात अभिलेख
अशोक के 13वें शिलालेख में ना वर्णन किया गया क्या, कलिंग विजय, क्या कलिंग विजय, कि अशोक ने कैसे कलिंग पर आक्रमण करके उसकी राजधानी को जीत लिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको पूछेगा कलिंग विजय की जानकारी कहां से मिलती है? 13वें शिलालेख से, 13वें शिलालेख से, कि कलिंग पर उन्होंने आक्रमण किया और जीत लिया। कलिंग की राजधानी कहाँ है? तो पूछेगा कलिंग का राजा कौन था? खारबेल, कलिंग का राजा खारबेल। और इसी युद्ध से ना उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, इसी युद्ध से वो हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो हथियार त्यागने लगता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया? 8वें वर्ष बाद, 8वें वर्ष बाद। तो पूछेगा आपको कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व। याद रहेगा ना, परीक्षा में पूछता है, दोनों चीज एकदम याद रख लीजिए, एकदम पूछता ही आपसे पूछेगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन आता है कलिंग पर आक्रमण कौन किया था? तो अशोक। कब किया था? 261 ईस्वी पूर्व। अपने राजगद्दी पर बैठने के ना 8वें वर्ष, अपने राजगद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष। तो घुमा फिरा के कुछ भी तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिए। कहता प्लिनी का कथन है, इतिहासकार है प्लिनी, ठीक है, वो कहते हैं कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस जो टॉलमी द्वितीय के ना पाटलिपुत्र में डायनिसियस नाम का ना एक राजदूत भेजा था, यानी डायनियस ना टॉलमी द्वितीय का ना राजदूत है, राजदूत है जो पाटलिपुत्र में आया था, यानी अशोक के दरबार में आया था, यानी अशोक के दरबार में आया था। ये बात कौन बताता है? प्लिनी। ये बात कौन बताता है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए उसके बाद कहता उपगुप्त नाम के एक व्यक्ति हैं, उपगुप्त नाम के एक व्यक्ति हैं, उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु हैं जो अशोक को ना बौद्ध धर्म की दीक्षा दिए थे। तो परीक्षा पूछेगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया? उपगुप्त, यानी उसके गुरु का नाम है उपगुप्त। बौद्ध धर्म की शिक्षा जिसको लिए वो गुरु का नाम है उपगुप्त। याद रहेगा ना आपको? तो कहता है अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हण के राजतरंगिणी से पता चला कि वो शैव धर्म का मानता है। यानी राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक दो चार बार बोलिए, याद आ जाएगा। राजतरंगिणी के लेखक है कल्हण, ठीक है। राजतरंगिणी पढ़िएगा ना तो आपको कश्मीर के इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलता है, ठीक है। तो कहता है कि इससे पता चलता है कि शैव धर्म का उपासक था। एक व्यक्ति का नाम है निग्राथ, निग्राथ के प्रवचन सुन के ना उसने ना बौद्ध धर्म को अपना लिया। मतलब एक व्यक्ति है निग्रोध, तो पता चलता है कि जब निग्रोध अपना प्रवचन सुना रहा था ना तो वो सुन रहा था और सुन करके वो क्या मान लिया? बौद्ध धर्म। इतना तक क्लियर? ठीक है। लेकिन बात करेगा कि बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली? तो उपगुप्त से। किसे? उपगुप्त से। यहाँ तक क्लियर हो गया? कहता और लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से ना बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला था। ठीक है, क्लियर? तो पूछेगा और अभिलेख का संबंध किससे है? अशोक से। उसमें यह बताया गया कि वो बौद्ध धर्म को मानता है, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से। कहता अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के ना 10वें वर्ष बोध गया। जब राजा बन गया ना तो जब उसका 10 वर्ष पूरा हुआ तो बोध गया आया था। समझ रहा है ना? अब बोध गया बोधि मंडपम है, पता है ना, क्योंकि बोध गया में ज्ञान को प्राप्त हुआ था बुद्ध भगवान को। तो आपको परीक्षा पूछेगा कि अशोक ने बोध गया की यात्रा कब किया? तो अपने 10वें वर्ष, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, जब राजा बना ना उसके 10 साल बाद बोध गया, 12 साल बाद निगाली सागर और 20 साल बाद लुम्बिनी की यात्रा किया। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, पता है ना? लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? बुद्ध भगवान का, ठीक है। और निगाली सागर, सागर देखने के लिए गया था गुजरात में, ठीक है, निगाली सागर। तो पूछेगा कब कब? तो 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी। थोड़ा जोर जोर से बोलिए तो सब आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अशोक ने आजीवों में रहने के लिए ना बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। वो गुफा के नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ये सब क्या है? बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए ना जगह दिया था, ये आश्रय दिया था, ठीक है। तो ये 4 ना आश्रय गृह का नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। इसका निर्माण कौन करवाया था? अशोक। कौन पहाड़ी में है? बराबर की पहाड़ी। कहाँ है? बराबर की पहाड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवों को नागार्जुन गुफा दिया था, ठीक है। अशोक का पौत्र है जिसका नाम है दशरथ, वो ना उसको रहने के लिए नागार्जुन गुफा दिया था, ठीक है। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवक का उल्लेख किया गया है, इसको चेन लगा लीजिए। अशोक के ना 7वां उल्लेख है जिसमें ना आजीवकों का उल्लेख किया गया है तथा महापात्रों को आजीवकों के हितों को ना ध्यान में रखने के लिए कहा गया है, ठीक है। कहता है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये प्रश्न पूछता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? कहाँ भेजा था? ठीक है, जिसका वर्तमान में महिला जबरदने कोट्टम राजधानी है। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन
सर्वप्रथम अशोक ने किया था, यह प्रश्न पूछता है कि शिलालेख का प्रचलन कौन स्टार्ट किया था? इससे पहले कोई नहीं किया था, यही किया था अशोक की। परीक्षा पूछता है, आपसे भी पूछेगा शिलालेख का प्रचलन कौन किया था? शिलालेख क्या होता है? पत्थर पे लिखा हुआ अभिलेख, ठीक है। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीकी और अरमानी लिपि का प्रयोग किया गया। फिर से सुनिए, अशोक के शिलालेख में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमानी लिपि का प्रयोग किया गया, ठीक है। मतलब ये सारे लिपि है जिसमें ना उसका शिलालेख लिखा गया है, ठीक। ग्रीक एवं अरमानी लिपि का अभिलेख ना अफगानिस्तान से मिला है, और खरोष्टी लिपि का अभिलेख ना शहबाजगढ़ी से मिला है एवं मनसेहरा पाकिस्तान से मिला है, तथा पूरे भारत में ना, शेष भारत में ना ब्राह्मी लिपि, तो पूरे भारत में जो लिखा था वो कौन लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। पूरे भारत में जो अभिलेख लिखा था ब्राह्मी लिपि में। अब कहां से कौन सा लिपि में मिला है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, फिर से बता देते हैं। अफगानिस्तान से मिला है कौन लिपि में? ग्रीक और अरमानी, ग्रीक और अरमानी अफगानिस्तान में। अब शहबाजगढ़ी से मिला है खरोष्टी लिपि में। शहबाजगढ़ी और मनसेहरा दोनों से वही मिला है, ठीक है। पूरे भारत में ब्राह्मण, पूरे भारत में ब्राह्मी लिपि, पूरे भारत में ब्राह्मी लिपि, याद रहेगा ना। कदा खरोष्टी लिपि दाएं से ना बाएं लिखी जाती है, जैसे दाहिना हाथ है ना आपका, तो दाएं से स्टार्ट कीजिएगा, बाएं तक चल जाइएगा, ठीक है। ये खरोष्टी लिपि लिखने का स्टाइल है। कदा अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में बांटा गया है, एक है शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। कहता है अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पॉन्ट्रेट पैंथलर, क्या नाम है? पॉन्ट्रेटी पैंथलर, व्यक्ति का नाम पैंथलर खाली याद रखिए ना। कहिया खोज गया? 1750 में। यानी अशोक के जो शिलालेख है उसको सबसे पहले खोजा था पैंथलर। कौन खोजा था? पैंथलर। कहता इसकी संख्या 14 है, यह पूछता है क्या है? 14 शिलालेख की संख्या 14। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता मिला था जेम्स प्रिंसेस को मिला था, कहीं 1837 में। तो दोनों बात पूछेगा। अब अशोक के अभिलेख को सबसे पहले कौन पढ़ा? कब? दोनों बात याद रखिए, ठीक है। खोज क्या था? पैंथलर, और उसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस, कहीं 1800। यहाँ से दोनों क्वेश्चन आता है, दोनों क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, आपसे भी पूछेगा, ठीक है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, क्या है? तो देखिए उधर था 14, इधर 7 है, जो ना केवल ब्राह्मी लिपि में है। कौन लिपि में? यह 6 अलग अलग स्थानों से ना प्राप्त हुआ है। जैसे पहला है प्रयाग स्तंभ लेख, कहता यह पढ़े ना कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख में ना अकबर इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा लिया, यानी पहले प्रयाग में था, वहां से खींच करके ले आ गया इलाहाबाद में, ठीक है। उसके बाद दिल्ली टोपरा, पहले टोपरा में था, अब लेके चल गया दिल्ली में। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली ले आया। जब राजा था फिरोज शाह तुगलक, तो इसको खिंचवा करके दिल्ली ले गया, ठीक है। उसके बाद दिल्ली मेरठ, यह पहले ना मेरठ में स्थित था, अब फिरोज शाह द्वारा ना इसे दिल्ली में लाया गया खींच करके, ठीक है। तो 3 को देख लिए। अब है रामपुरवा, रामपुरवा ना चंपारण में, अपने बिहार में। रामपुरवा कहाँ है? चंपारण। तो यह ना स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी ना खोज ना 1872 में कार्ल लायर, कहीं 1872। तो पूछेगा रामपुरवा कहाँ है? बिहार के चंपारण में। खोज किया था कार्ल लायर, कहीं 1872 में। उसके बाद लौरिया अरेराज, ये भी चंपारण में, लौरिया अरेराज ये भी चंपारण में है, ठीक है। उसके बाद लौरिया नंदनगढ़, ये ना चंपारण में है। इसमें ना एक मोर का चित्र है, क्या है? मोर का चित्र। ऐसे भी ना कृष्ण जी को नंदन बोलते हैं, ठीक है, कृष्ण नंदन ना, नंदलाल के पुत्र ऐसे बोलते हैं ना। तो आपको पूछेगा लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है? तो बिहार के चंपारण में। इसमें ना मोर का चित्र, इसमें मोर, आप जानते हैं ना कृष्ण जी के माथा पर वो मोर लगल रहता था, तो जान लीजिएगा, पूछेगा आपको कि मोर का चित्र कहाँ पाया गया है? तो कृष्ण नंदन, लौरिया नंदन, इसमें कथी है? मोर का चित्र है, याद रहेगा ना। कहता कौशाम्बी अभिलेख को ना रानी का अभिलेख कहते हैं, ये भी पूछता है। रानी का अभिलेख किसे कहते हैं? कौशाम्बी अभिलेख, यानी कौशाम्बी अभिलेख को ही रानी का अभिलेख कहा गया, ठीक है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे बड़ा है, इस पर चेन लगाइए। पूछता है अशोक का सबसे बड़ा कौन सा है? 7वां सबसे बड़ा है, याद रहेगा ना। कहता है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रोमी दे, ये भी पूछता है। सबसे बड़ा पूछता है और सबसे छोटा पूछता है, दोनों के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। रोमी दे क्या है? सबसे छोटा है, ठीक है, और 7वां सबसे बड़ा है। इसी में ना लुम्बिनी में ना धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया था। यही लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर था, यानी लुम्बिनी ग्राम जो घूमने के लिए आए थे ना, तो वहां जो टैक्स लिया था ना, उसको ना 1/8 कर दिए थे, ठीक है। धार्मिक कर को ना बलि कहते हैं, जिसको ना वो माफ कर दिया था। क्या कर दिया था? माफ, याद रहेगा ना।
तो आपको कहाँ पता चलेगा? ये रुक्मिदेवी विला में, ठीक है, रुक्मिदेवी में पता चलेगा ये बात, ठीक है, कि जब वो धार्मिक यात्रा पर आया था ना, तो वो यहाँ का जो टैक्स था ना 1/8 उसको माफ कर दिया था, ठीक है। टैक्स को कहते हैं बलि, क्या कहते हैं? बलि। कहता है महास्थान यानी बांग्लादेश में एक जगह महास्थान से प्राप्त सौवरा अभिलेख। तो आपको पूछेगा सौवरा अभिलेख का संबंध किससे है? अशोक से। का ताम्रपत्र, ये तांबा के पत्र पर लिखा गया है। ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे न दैविक प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण है। यानी कि जब अकाल पड़ता था ना, अकाल समझ रहे हैं ना, कि खाने की कमी है, तो सरकार ने यानी राजा जनता को ना खाने पीने के लिए देता था अनाज, ठीक है। ये पता चला है कहाँ से? महास्थान, ये बांग्लादेश में है, इसको बोलते हैं सौवरा अभिलेख से। क्या क्या नाम है इसका? सौवरा अभिलेख। ये बांग्लादेश से प्राप्त हुआ, ठीक है। कहता है प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ये पूछता है सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, यानी अशोक बोलता है कि सभी मनुष्य क्या है? मेरे बच्चे हैं। ये बात कहां से पता चलता है? प्रथम शिलालेख से। अशोक का सारे कोना यानी कंदरा अभिलेख ग्रीक और अर्मायनी भाषाओं में लिखा गया है। पूछेगा सारे कोना का संबंध किससे है? अशोक से। कौन भाषा लिखा है? ग्रीक और अर्मायनी। कहता साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहितों की नियुक्ति के पूर्व उसके ना चरित्रों को काफी जांच परखा जाता था, जिसे ना उपदा परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? उपदा परीक्षण, याद रखिएगा, ठीक है। सम्राट की सहायता के लिए ना एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें ना सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी, ठीक है। तीर्थ तीर्थ अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, ठीक है, जिसे ना महापात्रा भी कहते हैं। इसकी ना संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर कहते हैं गुद पुरुष को, ठीक है। देखो चर माने जासूस, चर माने आई कौन सा अर्थशास्त्र है? चाणक्य द्वारा लिखा अर्थशास्त्र, उसी की बात करें। चर माने जासूस, चर माने जासूस। जासूस क्या करता है? स्पाई, चुपचाप रहेगा, तुम्हारे बारे में देखेगा, जानेगा और जाकर के सरकार को बताएगा, ठीक है, यानी राजा को बताएगा, वही ना जासूस हुआ। तो उसको कहते हैं चर। क्या कहते हैं? चर। ये कहाँ बताया गया है? अर्थशास्त्र में। अशोक के समय में मौर्य सम्राट प्रांतों की संख्या 5 थी, यानी मौर्य साम्राज्य था ना 5 प्रांत में बटा हुआ था। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। क्या? चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक को कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहते थे, ठीक है, यानी जो प्रांत बांटा हुआ था उसमें जो मेन रहता था राजा, उसको आर्यपुत्र कहेंगे या फिर कुमार कहेंगे या राष्ट्रीय कहते हैं, ठीक है। प्रांतों का विभाजन विषय में होता था, जिसका प्रधान होता था विषयपति, यानी प्रांत से छोटा हो गया विषय। प्रशासन की सबसे छोटी ग्राम थी। क्या? जिसका ना मुखिया ग्रामी कहलाता था। प्रशासन का सबसे छोटा था गोप, जो 10 गांव का ना शासक संभालता था, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन होगा? गोप, जो 10 गांव का ना शासक संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडप करता था, जो ना 6 समितियों में विभाजित हुआ करता था। प्रत्येक में ना 5 सदस्य होते थे। ये बात कौन बोलता है? मेगास्थनीज। बिक्री के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था, टैक्स। इसे न चुकाने वाले को ना मृत्यु दंड दिया जाता था, ठीक है। इसे बचाने वाला जो नहीं देगा, इसको चुरा लेगा, उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। टैक्स कितना था? 1/10। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमई मार्ग का निर्माण अधिकारी था, मतलब जो रास्ता बनता है ना मार्ग, उसके अधिकारी को कहते हैं एग्रोनोमई। एग्रोनोमई मतलब कि मार्ग निर्माण, मतलब रास्ता, तुम्हारा सड़क है ना, अभी नितिन गडकरी है, ठीक है, तो उस समय जो सड़क बनाता था उस अधिकारी को कहते हैं एग्रोनोमई। वो क्या करता है? मार्ग निर्माण अधिकारी। मार्ग निर्माण अधिकारी, मार्ग माने क्या? रास्ता का निर्माण करेगा, उसको क्या बोलते हैं? एग्रोनोमई, ठीक है। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में ना 50,000 अश्वारोही, अश्व मतलब घोड़ा पर वाला, ठीक है, 9,000 हाथी और 8,000 रथ पर वाला सैनिक, ठीक है, ये सब सैनिक है। मतलब उसके ना पास इतना सेना था, 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी वाला सैनिक और 8,000 रथ पे वाला सैनिक था, ठीक है। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया मतलब जीत लिया, ठीक है। और किसको हराया था? घनानंद को। किसको हराया था? घनानंद को। यह बात सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, ठीक है। कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमी भारत में सेल्यूकस की गुलामी से मुक्ति कराई थी। हाँ, उधर सेल्यूकस निकट था ना पश्चिम में, सिकंदर के सेनापति, तो उससे ना मुक्ति दिलाया था, तब ना उसका बेटी से शादी किया था, ठीक है, उधर मुक्ति दिलाया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरा बोला, एक चिन्ह लगाइए, पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरा किसने कहा है? जस्टिन इतिहासकार है जो बोला है कि चंद्रगुप्त की सेना ना लुटेरा था। ये बात पूछता है, परीक्षा में पूछ सकता है, आपसे याद रखिए, बहुत अंदर का क्वेश्चन है।
युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाते थे। क्या कहलाते हैं? सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक एक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सेनापति, 30,000 घुड़सवार और 9 लाख हाथी वाला सेना थे। ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय और 6 समितियां कर दी थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था महापात्र सर्प नामक अमात्य के अधीन थे। और साथ में गुप्तचर को गुप्त पुरुष, गुप्तचर को उधर चोर कहा गया है, उधर चोर नहीं देखे हैं, उधर हाँ जासूस को, तो वही गुप्तचर होता है, उसी तरह का होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे है गुड पुरुष, यहाँ क्या है? तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था बोलते हैं। क्या कहते हैं? एक संस्था से दूसरे संस्था पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहते थे। ठीक है, राजू कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि, सरकारी भूमि को बिना वर्षा के अच्छी खेती करने वाले भूमि को अदेव मात्री। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग किया जाता था। द्रोण अनाज को नापते थे। ठीक है, नापने की एक पद्धति थी द्रोण। ठीक है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। पूछता है आपको मेगास्थनीज क्या लिखा था? इंडिका। तो उसने बताया कि भारत का समाज 7 वर्गों में बांटा हुआ था। एक प्रश्न पूछा है बीपीएससी, आपसे भी पूछेगा। ठीक है, एग्जाम में आता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा? याद कर लीजिए 7 भागों में। कौन कौन है? दार्शनिक है, किसान है, अहीर है, कारीगर है, सैनिक है, निरीक्षक है और सभासद है। ठीक है। उस समय जो लोग वेश्यावृत्ति करते थे ना, उसको कहते थे रूपा जीवा। ठीक है। तो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहा जाता था। पता नंद वंश के विनाश के करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा पर्वतसेन, यानी कश्मीर के राजा है पर्वतसेन, उसको सहायता किया था। क्या किया था? सहायता किया था। मौर्य शासन काल 137 वर्ष तक रहा था। याद रख लीजिए, मौर्य वंश कितना तक रहा? 137 वर्ष तक राजा शासन किया, 137 वर्ष तक। और जब अशोक का जीवन काल खत्म हो गया ना, तो धीरे धीरे मौर्य समाप्त हो जाएगा, धीरे धीरे पतन की ओर चला जाएगा, पतन की ओर चला जाएगा। ठीक है। कहता है भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। चेन लगा लीजिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया 185 ईस्वी पूर्व में। और मगध पर गड्डी पर शुंग वंश बैठेगा। कौन? शुंग वंश। यानी कि उसका जो सेनापति था ना, उसको मार दिया और शुंग वंश की नींव डाली, शुंग वंश की नींव डाली। कहता अशोक का राम विहार ना पाटलिपुत्र में। अशोक का राम विहार कहाँ है? पाटलिपुत्र में। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको जानना है, जो एग्जाम से संबंधित है। जैसे कि ना अशोक के जो शिलालेख है ना, उसके बारे में जानना है। जैसे पहला शिलालेख है ना, इसमें ना पशु बलि की निंदा किया गया है। तो प्रश्न में पूछेगा आपको कि पशु बलि की निंदा कौन से शिलालेख में है? पहला शिलालेख में। दूसरा शिलालेख में बोला गया कि मनुष्य एवं पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था, दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था। तो आपको परीक्षा पूछेगा कि मनुष्य और पशु के लिए चिकित्सा व्यवस्था कौन से शिलालेख में? अब तीसरा शिलालेख में बताया गया है कि राजकीय पदाधिकारी है ना, राजकीय अधिकारी है, वो हर 5वें वर्ष के उपरांत ना दौरे पर जाएंगे और जाकर देखेंगे कि उनके राज्य में सब चीज ठीक चल रहा है कि नहीं। ठीक है। यानी इसमें भी कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख है तीसरा में। ठीक है। और चौथा में देखिए, इसमें ना भेरी घोष की जगह धम्म घोष की स्थापना किया गया। भेरी घोष की जगह, तो परीक्षा में पूछेगा आपको भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है कहने में, तो चौथे शिलालेख में। ठीक है। अब 5वां शिलालेख में धर्म महापात्राओं की नियुक्ति, 5वां शिलालेख में धर्म महापात्राओं की नियुक्ति। और छठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा, अपने आप को कैसे नियंत्रित करे। ठीक है। तो पूछेगा आत्मनियंत्रण की शिक्षा क्या में है? छठा में। और 7वां 8वां अशोक की तीर्थ यात्रा है। अशोक तीर्थ यात्रा किया था ना 10वें वर्ष, 12वें वर्ष और 20वें वर्ष, पढ़ा है ना अभी। तो ये इसके तीर्थ यात्रा के बारे में 7वें और 8वें। 9वें में है सच्ची भेंट तथा सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख। ठीक है। और 10वां में क्या है देखिए, राजा जो अशोक के आदेश है, राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा ना प्रजा की ना हित के बारे में सोचेंगे। 10वें अभिलेख में पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है। 11वें में है धर्म की व्याख्या, 11वें में है धर्म की व्याख्या। तो पूछता है धर्म की व्याख्या क्या में है? 11 में, याद रहेगा ना। और 12 में है स्त्री महापात्राओं की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों को न सम्मान किया जाएगा। 12वें में है स्त्री महापात्राओं की नियुक्ति करने के लिए। ठीक है। 13 में है कलिंग युद्ध, पढ़ा था उधर। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13 में। कलिंग युद्ध का वर्णन है
13 में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, ये इसी में बताया गया, ठीक है। अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, इसी में बताया गया, ठीक है। और उस समय बताया गया था कि 5 यवन राजाओं का नाम का उल्लेख भी है 13वें शिलालेख में, ठीक है। और 14वें शिलालेख में क्या है कि जनता का धार्मिक जीवन बिताने के लिए न प्रेरित करना। अशोक बोलते हैं कि जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। इतना तक समझ में आया। तो कुछ और बातें अशोक के शिलालेख से संबंधित, जैसे कि कहां कहां से मिला है, कौन सा, जैसे शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान से मिला है, मनसेहरा हजारा पाकिस्तान से मिला है, कालसी उत्तराखंड में है, गिरनार गुजरात में है, धौली तथा जॉर्ड ओडिशा में है, एर्निगुंडी आंध्र प्रदेश में है, सोपारा महाराष्ट्र में है, रूपानंद तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, सासाराम वो जो बिहार वाला है, भाबरू राजस्थान, भाबरू वाला चेन लगा लीजिए पूछता है, राजस्थान, बांसकी गोविष्ठी ब्राह्मणी सिद्धपुर और जस्टिन ये सब कर्नाटक में है, ठीक है। और औरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये कुछ है जो कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है, आपको समझ में आ जाएगा जब 1-2 दिन पर पढ़ लीजिएगा तो, ठीक है। तो ये था अशोक की पूरी जानकारी जो हम आपके सामने रखे। इसका 1-2 बार रिवीजन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ब्राह्मण साम्राज्य का उदय, जहां से इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे हम, ठीक है।